बच्चों, आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। दिस इज़ योर चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो आपका अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक साम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक साम्य। आइए देख लेते हैं कि रासायनिक साम्य के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इसको आप लोगों ने पहले भी देख रखा है कि क्या होता है उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय। ऐसी सभी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में हों उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, और जो सिर्फ एक दिशा में हो उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद ये नया चीज़ आपको मिलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। फिर हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। इसके बाद देखेंगे एक्टिव मास क्या होता है, यानी सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, किसे कहते हैं। इसके बाद हमें वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक के मध्य संबंध को देखना होगा, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें आप किसी को भी मिस नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया के लिए और पश्च अभिक्रिया के लिए आपका रेट कांस्टेंट क्या होगा, वो तो आपने देख ही रखा है। इस चैप्टर में आप क्या देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा और उसका आपस में क्या रिलेशन होगा। लास्ट हम लोग देखेंगे रिएक्शन कोशेंट, यानी कि अभिक्रिया भागफल, अर्थात अभिक्रिया फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, किस ओर जाएगी, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहले हम पहला टॉपिक उठाते हैं, क्या होता है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? आप जानते हैं बेटा कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो आपके जब एक साइड से चलती हैं अग्र की ओर, दिशा की ओर, जैसे कोई अभिक्रिया है ना, ए गिव्स पी। ओके, तो कुछ समय बाद ऐसा होता है कि पी का कुछ अमाउंट ए में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कुछ समय उपरांत जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदलने लगे, है ना, अग्र अभिक्रिया जो हो रही थी उसके साथ साथ पश्च अभिक्रिया भी होने लगे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और ऐसे रिएक्शन को हम डबल हेडेड एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम सिंगल हेडेड एरो नहीं लगाते हैं। ठीक है, इस रिवर्सिबल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है H2 गैसेस स्टेट प्लस I2 गैसेस स्टेट मिक्स टू फॉर्म 2HI, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना। यह हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना क्या होता है कि पहले हाइड्रोजन और आयोडीन के जो वाष्प होते हैं वो आपस में अभिक्रिया करते हैं और संयोग करके हाइड्रोजन आयोडाइड का वाष्प बनाते हैं। ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद ही ऐसा होता है कि कुछ समय पश्चात इसका इतना कंसंट्रेशन हो जाता है कि अगेन ये क्या करता है, टूट करके H2 और I2 बनाने लगता है। ठीक है, तो इधर जो अभिक्रिया हो रही है इसे हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इधर के रेट को हम कैसे दिखाएंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के फॉर्म में, और इधर को हम दिखाएंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, इसी के
आधार पर हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है कि द स्टेट एट विच RF बिकम्स इक्वल्स टू RB, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज योर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन के अलावा बेटा जो दूसरे टाइप की अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं इर्रिवर्सिबल अभिक्रिया। इरिवर्सिबल अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं बेटा जो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में होती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, ये कंप्लीशन को जाती हैं। ये अभिक्रियाएं कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं, ये अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होती है और ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। यानी ऑल रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। ठीक है। यानी ए अगर पी में बदल रहा है तो ये कंप्लीटली एक समय के बाद कन्वर्ट हो जाएगा, कोई भी अमाउंट ऑफ ए रेसिड्यू के फॉर्म में नहीं बचेगा फॉर द रिएक्शन। ओके। और इसको हम किस चिन्ह से दिखाते हैं, एक सीधे सिंगल हेडेड एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके भी आपके तमाम एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। तो फिलहाल ये आपका जो है टॉपिक बहुत ये नहीं है कि आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के उदाहरण आपको याद करने हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसको समझ सकें और कैसे स्थापित होता है, उसके क्या फार्मूला होते हैं, उन सब चीज़ों के विषय में आप उसे अच्छी तरह समझ पाएँ। तो जैसा कि बेटा अभी हमने आपको बताया कि कोई भी एक सिंपल रिएक्शन आपने लिया A+B गिव्स C+D और ये कैसा है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ एग्जिस्ट करता है, वहीं एग्जिस्ट करेगा। कहाँ एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट ओनली इन रिवर्सिबल ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। जहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन है यानी जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन देखने को आपको मिलेगा, वहीं पर आपका केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक्चुअली है क्या, एक अवस्था है रासायनिक अभिक्रिया की, वह अवस्था जहाँ पर कि आपका अग्र अभिक्रिया वेग पश्च अभिक्रिया वेग के बराबर हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया की वह अवस्था जब या जिसमें अग्र एवं पश्च अभिक्रियाओं के वेग या दरें, वेग भी कह सकते हैं या दरें भी कह सकते हैं, आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, रासायनिक साम्य अवस्था या रासायनिक साम्य। ठीक है। रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है। जैसे आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, H2I2 का बनना हम लोगों ने देखा था। ठीक है। कि H2 इन द गैसेस स्टेट यानी वाष्प की अवस्था में जब आयोडीन वाष्प से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। ठीक है। अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, अगर हम इसको एक ग्राफ के द्वारा समझना चाहें, देखिए सपोज कि हमने x एक्सिस और y एक्सिस लिया। ठीक। आपने x एक्सिस पर अगर टाइम को प्लॉट कर लिया, ठीक है, और y एक्सिस पर अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन को प्लॉट कर लिया, ठीक है, इधर आपने क्या लिया, रेट ऑफ रिएक्शन को प्लॉट कर लिया। ठीक है। तो अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के
संदर्भ में आप देखना चाहें तो आपको 2 ग्राफ मिलेगा, ठीक है। एक ग्राफ आपको मिलेगा जहाँ पर कि H2 और I2 जो है रिएक्शन करता रहेगा और HI का फॉर्मेशन होगा, और दूसरा ऐसा साम्य की अवस्था जहाँ से HI क्या होगा, अगेन H2 और I2 में टूटेगा, ठीक है। तो एक अभिक्रिया ऐसी दिखाई देगी जहाँ पर आपको H2 प्लस I2 गिव्स, सिंगल आप दिखाएंगे क्योंकि ये अभी साम्य की अवस्था में नहीं है, इनिशियली साम्य अवस्था नहीं स्थापित होती है बेटा, ठीक है। HI बना रहा है, ठीक। एक ऐसा सर्टेन स्टेज आएगा, है ना, जहाँ पर HI क्या करेगा, टूट करके H2 प्लस I2 देगा, ठीक है। तो ये 2 ग्राफ है। पहला ग्राफ अगर इसको आप माने और दूसरा ग्राफ इसको आप माने तो पहला ग्राफ आपका फॉरवर्ड रिएक्शन को दिखाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, और दूसरा आपका क्या दिखा रहा है बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन को, ठीक है। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो अवस्था आपको मिल रही है बेटा, ये आपको जो अवस्था मिल रही है वो कैसी मिल रही है, केमिकल इक्विलिब्रियम की मिल रही है, ठीक है। रासायनिक साम्य की अवस्था है जिस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, आपस में बराबर है। यदि हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को RF से और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को RB से प्रदर्शित करें तो इस अवस्था में RF बराबर क्या होगा बेटा, RB होगा। इस अवस्था में, किस अवस्था में, केमिकल इक्विलिब्रियम की अवस्था में। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की अवस्था में जितना तेज़ी से H2 प्लस I2 जो है HI में बदलता है, उतना ही तेज़ी से HI जो है वो किस में बदल जाता है, H2 प्लस I2 में। बैलेंस कर लीजिएगा 2 लिख के। तो चूँकि ये दोनों अभिक्रियाएं जो हैं एक दूसरे से समान रेट पे होती हैं, तो ऐसा लगता है कि कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं वो क्या हैं, कांस्टेंट है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा सिर्फ क्या होता है, प्रतीत होता है, एक्सपीरियंस होता है सिर्फ, ऐसा वास्तव में नहीं होता है, क्योंकि लगातार आपका कंसंट्रेशन बदलता है, लेकिन जितना तेज़ी से ये इधर की ओर जाता है उतना ही तेज़ी से ये इधर की ओर जाता है, यानी कि दोनों अभिक्रियाएं एक साथ एक वेग से होती हैं, जिस वजह से ये देखने में क्या लगता है कि कंसंट्रेशन यहाँ का रुका हुआ है, ठीक है। परिवर्तित समय के साथ रिएक्शन में सांद्रता का परिवर्तन प्रदर्शित नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर जो परिवर्तन है वो कैसा दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है आपके ग्राफ में, ठीक है। तो दिस इज़ योर क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम जो है बेटा, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है। इस नियम को C.M. गुलबर्ग एंड P. वैग ने 1864 में प्रपोज किया था। उन्होंने तमाम समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पे अध्ययन किया, स्टडी किया। समांगी मतलब होमोजीनियस, उत्क्रमणीय मतलब आप जानते हैं रिवर्सिबल। तो ऐसे सभी रिवर्सिबल होमोजीनियस रिएक्शंस पे उन्होंने अध्ययन किया और बताया कि किसी पदार्थ स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, और अभिक्रिया की जो दर होगी वह अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगी। मतलब अभिक्रिया की दर जो होगी उसके लिए 2 कंडीशंस दी गई हैं। पहला तो आपका कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। सपोज़ कि आपने कोई एक अभिक्रिया ले लिया, एक सिंपल रिएक्शन ले लिया, A प्लस B गिव्स C प्लस D, एक कोई भी अभिक्रिया ले ली, ठीक है।
तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अगर हम इसको R से रिप्रेजेंट करें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ये रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास के समानुपाती होगा और पूरा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, अब जैसे ही हम समानुपात का चिन्ह हटाते हैं बच्चे, तो आप जानते हैं एक कांस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं कि F अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, और एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। तो इस तरीके से आपको जो है रिएक्शंस, जो कोई भी एक रिएक्शन आप ले लेंगे, ये रिएक्शन आपका A+B के फॉर्म में है, तो आपका कोई भी रिएक्शन होगा, जैसे HI का बनना है तो H2+I2 के फॉर्म में होगा, या कोई और अभिक्रिया है, रिएक्शन है, तो उसमें आपको जो भी कंपाउंड होगा रिएक्टेंट के फॉर्म में, उस रिएक्टेंट के एक्टिव मास के, अगर एक रिएक्टेंट है तो एक सिंगल रिएक्टेंट के एक्टिव मास के समानुपाती होगा, और अगर आपका मोर देन वन है तो सभी रिएक्टेंट के एक्टिव मास के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, और जब समानुपात का चिन्ह हटाते हैं बेटा, तो हम क्रिएट क्या कर लेते हैं, एक कांस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं जो आपका क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट कहलाता है। ये KF क्या है, ये KF आपका रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अग्र अभिक्रिया के लिए क्या है, वो वेग स्थिरांक है। ठीक है, तो ये है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। और इसमें बेटा एक्टिव मास क्या होता है, सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, एक्टिव मास, जिसे आप क्या कहते हैं, सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अभिकारक पदार्थ का वह द्रव्यमान जो सक्रियता से अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है बेटा, और ये सक्रिय द्रव्यमान हम सांद्रता के फॉर्म में लिखते हैं। जो सक्रिय द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है, सक्रिय द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का किसके बराबर होता है, उस पदार्थ की मोलर सांद्रता के बराबर होता है, उस पदार्थ की मोलर सांद्रता के बराबर होता है। और मोलर सांद्रता क्या होती है आप लोगों को पता ही है, मोलों की संख्या बटे आयतन, किसमें, लीटर में। यानी इसका जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ सक्रिय द्रव्यमान, वो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा कि अगर हम साम्य स्थिरांक और वेग स्थिरांक के मध्य जो सूत्र स्थापित होता है वो कैसे स्थापित करते हैं, इसको देखना चाहें तो हम एक सिंपल रिएक्शन ले लेते हैं अगेन, कि कोई अभिक्रिया हो रही है ना, A+B गिव्स C+D। ठीक है बेटा, ये अभिक्रिया किस पे हो रही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर कोई एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, क्या है, A+B गिव्स C+D। ठीक है, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो भी अभी आपने पढ़ा कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, कि यदि हमारे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम निकालना चाहें, यानी अग्र अभिक्रिया दर देखना चाहें, अग्र अभिक्रिया दर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन,
अगर हम देखें और इसको हम RF से लिखें बेटा, तो हम क्या प्राप्त करेंगे? RF इज इक्वल्स टू KF इन द ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट आप A लिखेंगे इंटू B लिखेंगे, यानी इसको पढ़ सकते हैं एक्टिव मास A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। ठीक है। सिमिलरली आप पश्चभिक्रिया वेग लिखना चाहेंगे तो कैसे मिलेगा आपको? पश्चभिक्रिया वेग बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या मिलेगा बेटा? RB क्या मिलेगा? RB इज इक्वल्स टू KB एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D। देखिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अगर ये रिएक्टेंट का काम कर रहा है A एंड B, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, इस बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन होगा बेटा? C और D। तो जब लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन लगाएंगे तो एक्टिव मास ऑफ C और एक्टिव मास ऑफ D को लेंगे। ठीक है, समझ गया ना इस बात को? तो इस तरीके से आपको दो इक्वेशन मिले फॉर द फॉरवर्ड रेट रिएक्शन एंड बैकवर्ड रेट रिएक्शन। अब इन दोनों रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस पे देखेंगे? किस पे देखेंगे? इक्विलिब्रियम पे देखेंगे, एट इक्विलिब्रियम, यानी रासायनिक साम्य की अवस्था पर। रासायनिक साम्य क्या कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं? KF एक्टिव मास ऑफ A इंटू B इज इक्वल्स टू KB एक्टिव मास ऑफ C एंड एक्टिव मास ऑफ D। ठीक है, पक्षांतर करके आपको क्या मिल सकता है? KF अपॉन KB इज इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। ठीक है, इस पूरे रेशियो को क्या कहा जाता है? KC कहा जाता है। KC क्या है बेटा आपका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। KC क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया? दोनों रेट कांस्टेंट के रेशियो के बराबर हो गया, यानी KC इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यही सूत्र है जिसकी सहायता से आपको तमाम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होंगे। ठीक है, इन केस बेटा कि अगर आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी दिया हो कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाइक मान लीजिए आपका सेम रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C प्लस D। सॉरी, इसको कैपिटल कर लेते हैं। और आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मान लीजिए A का स्मॉल a मॉलिक्यूल, B का B मॉलिक्यूल, C के C मॉलिक्यूल और D के D मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। ठीक है, उस स्थिति में आपका जो KC का फार्मूला होगा वो क्या होगा? KC विल बी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ C टू द पावर ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D टू द पावर ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर A एंड एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर B। यानी कि जो इसके स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चंस हैं वो उसके पावर के फॉर्म में, घात के फॉर्म में लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका ये इक्वेशन है या ये इक्वेशन है, दोनों ही इक्वेशन आपके यूज़ किए जाते हैं फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ठीक है, समझ रहे हैं? इसके बाद बेटा देखते हैं हम लोग
कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांकों में क्या संबंध है। ठीक है, अग्र अभिक्रिया एवं पश्च अभिक्रिया के साम्य स्थिरांकों में क्या संबंध है। ठीक है, मतलब अभी आपने अग्र अभिक्रिया वेग देखा, अग्र अभिक्रिया रेट कांस्टेंट देखा। ठीक है, पश्च अभिक्रिया वेग कांस्टेंट देखा। अब साम्य स्थिरांकों का भी अगर हम अग्र अभिक्रिया के फॉर्म में रिएक्शन को देखेंगे तो क्या होगा, और पश्च अभिक्रिया के रूप में देखेंगे, यानी विपरीत अभिक्रिया के रूप में देखेंगे। पश्च की जगह बल्कि आप यहाँ पर विपरीत शब्द यूज करें तो आपको ज़्यादा आगे चल के कन्वीनियंट होगा समझने में। विपरीत अर्थ वही है। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे लाइए एक एग्जाम्पल ले लिया जाता है। एग्जाम्पल हमने ले लिया सिंपल रिएक्शन A प्लस B गिव्स C प्लस D। ठीक है, सेम रिएक्शन आपका है। हाँ, इसके लिए आप जानते हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि साम्य स्थिरांक का मान बताइए तो आप कहेंगे भाई साम्य स्थिरांक बराबर होगा Kc एक्टिव मास ऑफ C एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। यही कहेंगे आप। ठीक है, आपने जान लिया है कि प्रोडक्ट का सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल बटे रिएक्टेंट के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल। अगर यही अभिक्रिया आपकी क्या हो जाए, विपरीत हो जाए, सेम अभिक्रिया क्या हो जाए, विपरीत हो जाए, विपरीत अभिक्रिया के लिए अगर हमें सेम रिएक्शन है लेकिन रिवर्स कर दें, यानी कि हम क्या कह दें कि C प्लस D गिव्स A प्लस B। अभिक्रिया तो वही हो रही है, रिवर्सिबिलिटी का चिन्ह यहाँ भी है वहाँ भी है, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया। तो इस केस के लिए अगर हम साम्य स्थिरांक को डिनोट करें K' से तो इट विल बी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखिए A और B क्या हो गया है, प्रोडक्ट हो गया है, और C और D क्या हो गया है, रिएक्टेंट हो गया है। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों आप इक्वेशंस को ध्यान से देखिए तो Kc क्या है, K' का व्युत्क्रम है, उल्टा है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि Kc इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K', 1 अपॉन K', यानी कि अगर हम अग्र अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक और विपरीत अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक में संबंध देखें तो हमें क्या संबंध मिलेगा, Kc इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K', जहाँ K' क्या है, विपरीत अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान है। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको न्यूमेरिकल के द्वारा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। आपका न्यूमेरिकल है कि अभिक्रिया H2 प्लस I2 गिव्स 2HI के लिए 445 डिग्री सेल्सियस पर साम्य स्थिरांक Kc का मान 50 है, 50 है। ठीक है, Kc यानी साम्य स्थिरांक का यूनिट बेटा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि रिएक्टेंट के यूनिट को प्रोडक्ट के यूनिट से जब कैंसिल कर दिया जाता है तो बचता कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर 50 है तो अभिक्रिया 2HI गिव्स H2 प्लस I2 के लिए 445 डिग्री सेल्सियस पर सेम टेम्परेचर पर आपके साम्य स्थिरांक की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा
आपका न्यूमेरिकल है जिसमें आप देख रहे हैं कि Kc इज इक्वस टू आपको दिया गया है 50 और K' इज इक्वस टू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि K' C इज इक्वस टू 1/Kc इज इक्वस टू 1/50। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 0.02। K' बराबर आ गया 0.02 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल ये न्यूमेरिकल था। इसके बाद बेटा आइए देखते हैं अभिक्रिया भागफल और अभिक्रिया होने की संभावना, यानी रिएक्शन जो आपका कोशेंट है Q, उसके बेसिस पे आपके जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड होगा दिशा में या बैकवर्ड दिशा में होगा। इस बात की पता लगाने का जो काम करता है वो कौन करता है, रिएक्शन कोफिशिएंट करता है, कोशेंट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया भागफल कहते हैं या रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। इसको Q या QEQ से लिखा जाता है। ठीक है बेटा, आप जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, आप क्या जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम हमको रेट कांस्टेंट के आधार पर एक केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc मिलता है, जो किसके बराबर होता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको पता है कि ये कब होता है, एट इक्विलिब्रियम। लेकिन बेटा बिफोर इक्विलिब्रियम, बिफोर इक्विलिब्रियम क्या होगा, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, वो क्या होगा, चेंज होगा। जबकि एट इक्विलिब्रियम ये कॉन्सेंट्रेशन जो है चेंज नहीं होते हैं, नो चेंज, कंसंट्रेशन चेंज नॉट अकर। इतना दोनों में बराबर चेंज होता है कि वो एक जो परिवर्तन होता है वो परिलक्षित नहीं होता है। ठीक है, जबकि जब तक वो कंसंट्रेशन चेंज होता रहता है तब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता है। तो इक्विलिब्रियम हो जाने पर तो ये चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम अटेन करने के पहले तक ये रिएक्शन में जो आपका, एक ग्राफ के द्वारा समझ लेते हैं, कंसंट्रेशन होता है बेटा, वो क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। जैसे मान लीजिए ये कर्व आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को दिखा रहा है और दूसरा कर्व आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, और ये आपका क्या है, साम्य की अवस्था है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का जो हम रिएक्शन कोशेंट निकालते हैं वो Q बराबर भी हमें क्या मिलता है, Q बराबर भी सेम वही मिलता है कि रेट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, इसी फॉर्म में मिलता है। ठीक, और Kc भी आपको इसी फॉर्म में मिलता है। चेंज क्या होता है, चेंज ये होता है कि एट इक्विलिब्रियम इसके कॉन्सेंट्रेशंस में चेंजेस अपीयर नहीं होते हैं, जबकि बिफोर उसमें चेंजेस अपीयर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया भागफल कहते हैं। और इसी के आधार पर हम बताते हैं कि अभिक्रिया आपकी अग्र दिशा में होगी या पश्चिम दिशा में होगी। ठीक है, तो K का मान हमको कहाँ मिलता है बेटा, यहाँ मिलता है। Kc का मान यहाँ मिलता है, जिसे आप K भी लिख सकते हैं। Kc लिखिए, या प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो Kp लिखेंगे, या सिंपल लिखेंगे तो K लिखेंगे। तो इन दोनों में आपस में रिलेशन होता है कि Q इज़ ग्रेटर देन K, या Q इज़ इक्वस टू K, या Q इज़ लेसर देन K। ये तीन कंडीशंस आपको मिलती हैं। इन तीनों कंडीशंस के आधार पर हम कहते हैं कि अभिक्रिया कहाँ जा रही है,
फॉरवर्ड यानी अग्र दिशा की ओर जा रही है, या बैकवर्ड जा रही है, या एट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको पता चलता है Q और K के वैल्यू के आधार पर कि अगर Q आपका, Q यानी रिएक्शन क्वेश्चन, अगर अभिक्रिया भागफल अगर आपका Q इज इक्वस टू K है, इसका मतलब क्या है, साम्य की स्थिति है। रिएक्शन में कौन सी अभिक्रिया स्थिति है, साम्यावस्था है। रिएक्शन कहाँ पर है, साम्यावस्था पर है। बट अगर आपका Q इज़ ग्रेटर देन K है, तो ऐसी परिस्थिति में अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, अग्र दिशा की ओर जाएगी, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर Q आपका लेस देन K है तो अभिक्रिया कैसी होगी बेटा, पश्चिम दिशा की ओर जाएगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ऑन द बेसिस ऑफ Q एंड K आप ये बता सकती हैं कि आपका जो रिएक्शन हो रहा है वह साम्य पर है, या फॉरवर्ड दिशा में है, या बैकवर्ड दिशा में चल रहा है, या होने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ K। K क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम दो फॉर्म में लिखते हैं। कैसे कैसे लिखते हैं, एक Kc जबकि कॉन्सेंट्रेशन गिवन, और एक Kp जबकि प्रेशर गिवन हो, पार्शियल प्रेशर गिवन हो। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम ही रहता है, बस आपका अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया गया होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, Kc से लिखते हैं, और वरना हम कैसे लिखते हैं, Kp से लिखते हैं। Kc बराबर बेटा आप जानते हैं, पहले भी देख चुके हैं, फिर से मैं लिख के बता दे रही हूँ, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और जब हम यही Kp निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ठीक है, सेम, बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर चूँकि हम कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करते हैं और यहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं, पार्शियल प्रेशर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट में आपका एटमॉस्फेयर यूज होता है, और यहाँ पर आपका मोल पर लीटर में होता है। सांद्रता किस में होती है, मोल पर लीटर में होती है। तो इस तरीके से जब हम यूनिट निकालेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम Kc के फॉर्म में निकाल रहे हैं या Kp के फॉर्म में निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये तो सिंपल स्टेज है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने रिएक्टेंट है उतने ही प्रोडक्ट है, तो आपका क्या होगा, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी और नो यूनिट वाली स्थिति आएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिएक्शन मिलेंगे आपको बेटा जहाँ पर कि मान लीजिए A प्लस B गिव्स ओनली C। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में आप अगर Kc निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्टिव मास ऑफ C अपॉन एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B, ऐसे मिलेगा। तो अगर आप निकालेंगे तो इसका मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर, तो ये मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, तो इसका यूनिट बेटा आपको क्या मिला, मोल -1 पर लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है यूनिट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपने Kp में यूनिट निकालना होता तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B, तो एटमॉस्फेयर इंटू एटमॉस्फेयर इंटू एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर से एक एटमॉस्फेयर कैंसिल हो गया, तो आपका यूनिट क्या आया, एटमॉस्फेयर -1 यानी पर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यूनिट जो है
रिएक्शन कोशेंट के आधार पर आपका चेंज होता रहता है। आपका जो स्टेरियो केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो आपने कोफिशिएंट पढ़े होंगे, है ना। तो जो कोफिशिएंट होगा उसके आधार पर आपका चेंज हो जाता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया बनने का, ठीक है। N2 प्लस H2 gives NH3, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए। NH3 बनने के लिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 चाहिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनता है, ठीक। अब इसके लिए बेटा अगर आप Kc बराबर निकालें तो आपको क्या मिलेगा, NH3 का एक्टिव मास टू द पावर 2 अपॉन N2 का एक्टिव मास इनटू H2 का एक्टिव मास टू द पावर 3, ठीक है। जो भी आपके कोफिशिएंट्स होंगे वो कोफिशिएंट्स क्या हो जाते हैं, पावर के रूप में लिखे जाते हैं, ठीक। अब देखिए अगर आप इन सभी के यूनिट लिख दीजिए तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर टू द पावर 2 अपॉन मोल पर लीटर इनटू मोल पर लीटर टू द पावर 3 होगा ना। अब कैंसिल आउट करिए तो ये कैंसिल हो गया। आपको मिला क्या, व्यंजक आपको मिलेगा मोल -2 यानी पर मोल और लीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यूनिट डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन में जो आपके कोफिशिएंट मिल रहे हैं वो कितने हैं और कैसे हैं, उसी आधार पर आपका ये चेंज हो जाता है। तो अगर आप एक जनरल फार्मूला फॉर द यूनिट कैलकुलेशन निकालना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कि यूनिट ऑफ Kc इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर टू द पावर डेल n। और ये डेल n क्या है बेटा, डेल n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अभिकारक और उत्पादों के मोलों की संख्या का डिफरेंस है या कोशेंट्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप Kp का भी एक जनरल फार्मूला बनाना चाहें, यूनिट ऑफ Kp तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा जो भी आपका यूनिट ऑफ प्रेशर दिया है। मान लीजिए एटमॉस्फेयर दिया है तो एटमॉस्फेयर लिखेंगे, 2 टू द पावर डेल एन जी लिख देंगे, ठीक है। डेल एन जी भी अगेन उसी तरीके से आप निकालेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप एक जनरल फार्मूला के ज़रिए भी यूनिट निकाल सकते हैं और डायरेक्ट फार्मूला में इस तरीके से पुट करके वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने के बाद इस पे जो आगे के टॉपिक्स है उसको लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे और इस पर जो आपके बुक्स में न्यूमेरिकल्स हैं उनको ट्राई कीजिए करने का, अपने डाउट्स को बना के रखिए ताकि उसको आप क्लियर कर सकें, है ना। अपना काम समय से पूरा करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओके।